जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ईंट, मनके और अस्थियां, इसमें जो है हम लोग 5वां पार्ट को लेकर के हम लोग आए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा की प्रशासनिक व्यवस्था, कि हड़प्पा में शासन प्रशासन किस प्रकार से व्यवस्थित थे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग हड़प्पा के सामाजिक जीवन तक पढ़ चुके थे। तो आइए बिना देर किए हुए डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। हम लोग समझेंगे हड़प्पा की प्रशासनिक व्यवस्था। इससे पहले दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, यदि आप 12th में हैं और 8 पेपर से पढ़ रहे हैं, 8 रख करके पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको टॉपर बनना है, आपको अच्छा मार्क लाना है, हिस्ट्री में डी लगाना है, तो आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसके प्रत्येक पार्ट को 2 से 3 बार देखिए, ताकि आपका रिवीजन बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए। तो क्या था हड़प्पा की प्रशासनिक व्यवस्था, इनको समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिले साक्ष्य के आधार पर यह साबित हुआ है कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य आधार राजा थे। यानी कि जैसे अभी प्रशासनिक व्यवस्था किनके पास में है, प्रधानमंत्री के पास में है, राष्ट्रपति के पास में रहता है ना, मुख्यमंत्री के पास में रहता है। राज्य में आइएगा तो मुख्यमंत्री के पास में रहता है। ठीक उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में जो प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य आधार था वो राजा थे। कई ऐसे भवन का अवशेष मिला है जिसको इतिहासकार राजमहल की संज्ञा दिया है। यानी कि कहा जाता है कि उस समय में राजा जो रहते थे वो राजमहल में रहते थे, और इतिहासकारों को, हमारे इतिहासकारों को उनका साक्ष्य भी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मिले साक्ष्य के आधार पर यह साबित हुआ है कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या थे, राजा थे। कई ऐसे भवन का अवशेष भी मिला है जिसको इतिहासकार राजमहल की संज्ञा भी दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से मिले साक्ष्य के आधार पर इतिहासकार हड़प्पा की लिपि पढ़ने में असफल हुए हैं। दोस्तों, वहाँ का जो लिपि था ना, वो चित्रात्मक था। मतलब अभी जैसे आप इसको म पढ़िएगा, इसको ल पढ़िएगा, लेकिन उस समय में वो हड़प्पा का जो लिपि था वो एक प्रकार से चित्र उसमें बना हुआ था। जैसे देखिए, इस प्रकार से मान लीजिए आपको ऐसे कर दिएगा, ठीक, ऐसे बना देगा। इसको आप क्या पढ़िएगा बताइए, इसको क्या पढ़िएगा? इसको तो आपको पढ़ने के लिए नहीं होगा। लेकिन उस समय के लोग यही लिपि का प्रयोग हड़प्पा के लोग करते थे। तो हमारे इतिहासकार, पुरातात्विक विभाग के लोग अभी तक इस लिपि को पढ़ने में असफल हुए हैं। कुछ विद्वान इसकी लिपि को संस्कृत, कुछ विद्वानों का कहना है कि इसका जो लिपि था वो संस्कृत का था, या कुछ किसी मतलब इतिहासकारों का कहना है कि इसका लिपि ब्राह्मणी लिपि से तुलना करते हैं। तो कुछ ऐसे चित्रलिपि मानते हैं, तो कुछ इसे चित्रलिपि, यानी चित्र बना हुआ था ना, उसको चित्रलिपि मानते हैं। लिपि जो भी हो, लिपि जो भी हो उस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है कि कैसा लिपि था, लेकिन यह तय है कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। लिपि वर्णमाला न होकर चित्रात्मक थी। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। अलग अलग कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि थी वो किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं। आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, VVIN में ठोक लीजिए, आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण
हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में कई कारण सामने आया है, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित है। कौन कौन? पहला कारण बताया है इतिहासकारक कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ। ये प्राकृतिक कारण से हड़प्पा का पतन हुआ। किसी किसी का कहना है कि नहीं, विदेशी आक्रमण के कारण इसका पतन हुआ, यानी हड़प्पा का पतन हुआ विदेशी कारण से। किसी का कहना है कि आर्थिक कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो फिर किसी विद्वान का कहना है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। आइए सभी कारण को समझते हैं कि क्या कुछ हड़प्पा में घटित हुआ जिसके कारण अभी के समय में हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो चुका है दुनिया से। पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक कारण। इतिहासकारकों का मानना है कि हड़प्पा के पतन के मुख्य कारण बाढ़, आग लगी जैसे प्राकृतिक घटना है। ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा ने ही हड़प्पा को पतन की ओर ले गया। प्राकृतिक कारण में क्या मानता है इतिहासकारों का कहना है, इतिहास वाले जो इतिहास कारक होते हैं उनका कहना है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में हो सकता है कि भयानक बाढ़ आया होगा जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का नष्ट हो गया, पतन हो गया, हड़प्पा का पतन हो गया। तो ये प्राकृतिक कारण को आप समझ लिए। आगे बढ़िए। अगला है विदेशी आक्रमण। हड़प्पा के खुदाई में घर के सीढ़ियों पर जो मानव कंकाल मिला है उस पर धारदार हथियार से वार करने का निशान है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि विदेशी आक्रमण ने हड़प्पा को पतन की ओर ले गया। अब आप दोस्तों सोचिएगा कि वो मानव कंकाल पर जो वार किया हुआ था वो तो कोई अपना भी हो सकता है। तो इसको हम क्लियर करते हैं कि एक्चुअल में जो हड़प्पा सभ्यता के सीढ़ियों पर जो मानव का कंकाल था उस पर जो वार किया हुआ था वो हथियार हड़प्पा में कहीं पर बनता ही नहीं था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में हो सकता है कि बाहरी आक्रमणकारी लोग आए होंगे और हड़प्पा वासी को मार दिए होंगे, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता अपने पतन की ओर चले गए। अगला देखिए, आगे है आर्थिक कारण। कुछ इतिहासकारकों का मानना है कि कृषि उत्पादन में कमी आई होगी जिससे उद्योग धंधा चौपट हो गया होगा। परिणाम स्वरूप यहाँ के लोग पलायन करने लगा होगा जिससे हड़प्पा का पतन हो गया। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। आपको इसको समझ के पढ़ के और आपको बोर्ड में लिखना है। आपको इसको तैयारी करना पड़ेगा कि किसमें क्या क्या कारण घटित हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि इसको 2 से 3 बार यदि आप देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको वीडियो देखते देखते ही लगभग 80 से 90% आपको याद भी हो जाएगा। अगला पॉइंट है प्रशासनिक शिथिलता। इनको समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर पड़ गई थी, जिसके कारण कई अव्यवस्था उपस्थित हुआ जो हड़प्पा के पतन का कारण बना। जैसे देखिए, अभी आप अपने शहर का ही ले लीजिए, यदि पुलिस प्रशासन नहीं रहेगा तो लोग को एक छोटा सा भी झगड़ा होगा तो वो अंतिम में मार काट पर लोग उतर जाएंगे और लोग एक दूसरे को मारते जाएंगे, दोनों तरफ से लाशें गिरते जाएगा और ये सिलसिला दिन प्रतिदिन चलते जाएगा। मानव सभ्यता अंतिम में नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इतिहासकारों का मानना है कि प्रशासनिक अंतिम समय में क्या हो गया, शिथिल हो गया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता अपने पतन की ओर चल दिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 5 मार्क में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनको अच्छा से समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आइए अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी योजना। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी का योजना। अभी आप देखिए, अपने शहर की बात ले लीजिए, आप चाहे कोई भी शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं, देखिएगा थोड़ी सी बारिश होती है तो नाला भी बना है, रोड भी बना हुआ है, लेकिन टोटल पानी रोड पर ही रह जाता है, नाला में पानी नहीं जाता है। पता नहीं नाला बनाया ही क्यों। तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी का बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम बना हुआ था।
क्या था? हड़प्पा सभ्यता में जल को शहर से बाहर निकालने की उत्तम व्यवस्था थी। सड़क के दोनों किनारे नालियां बनी हुई थी। सड़क के दोनों किनारे पर नालियां बनी हुई थी। नाली के ऊपर पत्थर का ढक्कन डाला गया था। हर घर से बेकार पानी उस नाली में आकर गिरती थी। इतना ही नहीं, वर्षा का भी जल भी इस नाली से होकर शहर से दूर चली जाती थी। इससे शहर में जल जमाव की स्थिति न होती थी। यहाँ न लिख दीजिएगा, न होती थी। यानी नाला एक अच्छे तरह से बने हुए थे। थोड़ा सा हम समझाना चाहते हैं, देखिए। जैसे ये आपका सड़क हो गया, ये सड़क मान लीजिए यहाँ से इधर मुड़ गया, है ना, इस प्रकार से सपोज डैट बना हुआ था। तो यहाँ जो घर बने हुए थे, तो ये लोग अपने घर से एक पाइप नाला में, बगल में नाला बना हुआ, ये मान लीजिए नाला है, ये नाला में कनेक्शन कर दिए थे। ठीक है, सारे व्यक्ति अपने पाइप को नाला में कनेक्शन कर दिए थे और ये पाइप शहर से दूर जा कर के नदी में गिरती थी। तो सड़क पर जल जमाव का स्थिति बिल्कुल भी नहीं होता था। ये था हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी की एक बेहतरीन योजना। वही चीज़ बताया गया है कि देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जल को शहर से बाहर निकालने की उत्तम व्यवस्था थी। सड़क के दोनों किनारे में नालियां बनी हुई थी। नाली के ऊपर पत्थर का ढक्कन डाला गया था। हर घर से बेकार पानी उस नाली में आकर गिरती थी। इतना ही नहीं, वर्षा का जल भी इस नाली से होकर शहर से दूर चली जाती थी। इससे शहर में जल जमाव की स्थिति नहीं होती थी। नाली की नियमित रूप से सफाई भी होती थी, है ना। अभी आप देखिएगा, जिस नाली का सफाई होता है तो उस गली होकर के जाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि साल 2 साल पर सफाई होता है, काफ़ी कचरा जम जाता है, बड़ा प्रॉब्लम का स्थिति हो जाता है। कोई ब्लू मैप तैयार नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो की विशेषता। आगे हम लोगों को पढ़ना है कि मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या थी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। क्या? मोहनजोदड़ो के उत्खनन से यहाँ एक विशाल स्नान घर प्रकाश में आया है, जो हड़प्पा सभ्यता में मिले वस्तु की सूची में खास स्थान बनाए हुए हैं। यानी मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नान घर मिला है, वो हड़प्पा सभ्यता में जितना भी वस्तु मिला है, वो सभी से ऊपर इसका गिनती आता है। दूसरा पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो में शहर 2 स्तरीय था। एक शहर ऊंचे स्थान पर बना हुआ था, जिसमें ऊंचे स्तर के लोग रहते थे, जबकि दूसरा शहर नीचे अर्थात समान धरातल पर बसा हुआ था, जहां आम लोग निवास करते थे। बात समझे? हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक ऊंचाई पर और एक धरातल पर, यानी समतल जमीन पर। ऊंचाई पर जो है बड़े लोग रहते थे, उच्च स्तर के लोग रहते थे, और धरातल पर निम्न और समान स्तर के लोग रहते थे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्न भंडार, या जिसमें शासक अनाज को भंडारित रूप में रखते थे और इसका उपयोग अकाल पड़ने पर करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल अन्न भंडार था। हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल अन्न का भंडार था, जिसमें शासक जो थे उस समय के, वो अनाज को भंडारित रूप में रखते थे और उसका उपयोग अकाल पड़ने पर करते थे। ठीक है। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन का अवशेष भी मिला, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ स्थापत्य कला काफ़ी विकसित अवस्था में थी। यानी ऐसा महल मिला, उसमें काफ़ी डिजाइन वगैरह बने हुए थे। इससे यह पता चलता है कि ये लोग काफ़ी
कलाकृति वगैरह भी जानते थे। अगला पॉइंट देखिए, मोहनजोदड़ो में 5वां है, मोहनजोदड़ो में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, जिसके कारण शहर में वर्षा के मौसम में भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। उम्मीद करता है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसको शुरू से अंत तक अच्छे से देख करके समझ लीजिएगा। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।